आप यकीन मानिए निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाले हैं। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है, मतलब संयोजन मिलान वाला देखा दिया गया है, उसके आगे में दिए गए हैं, तो बताना आपको कौन गलत है। पीला वाले को निरेशन के जरिए निपटाया जाता है, लाल वाले को ऑटोक्लेविंग अभी देखे हैं, नीला वाले को लैंड फिलिंग, या काले वाले को सुरक्षित निपटाना, मतलब कि काला वाले को मतलब कि कह रहे हैं सुरक्षित निपटाना। हाँ ठीक है, लैंड फिलिंग तो मतलब काले वाला तो ठीक है, ठीक है, ये तो सही है। पीला वाला भी ठीक है, इंसिक्रेशन। और उसके बाद सी आ रहा है बहुत सारे का, प्लीज सर बता दीजिएगा। कलर नहीं, अरे कलर दिया हुआ था ना, और आपको डिटेल्स में भेज देंगे। पूजा को बहुत डाउट आ रहा है। और एक जगह और भी दिए गए थे ना कलर, तो दो जगह बताए हैं आपको। कहाँ गया कलर, आपको दो जगह हमने आपको बताए थे। पीला मतलब कि जो होती है उसको जलाना, मतलब जो जलते हैं उससे यहाँ से रिलेट करिए ना। मतलब इंसिनरेशन जो होती है वो संक्रमित वाले उनको इंसिनरेशन था। ऑटोक्लेविंग किसके लिए था, जो मतलब कि प्लास्टिक ट्यूब इस तरीके से थे साथ। और एक बार हम आपको समझा देंगे उसको, अगर दिक्कत आ रहा है कलर वाले में तो उसको एक बार और हम आपको समझा देंगे। वैसे बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर सी और डी आया हुआ था, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नहीं होंगे, गलत वाले खोजना था ना। क्या हो जाएगा, सी इसका लैंड फिलिंग नीला वाले को नहीं किया जाता, काले वाले को लैंड फिलिंग मतलब सुरक्षित तरीके से उसको निपटाया जाता है। तो सी आपका मतलब कि संयोजन गलत दिया गया था। ये आपको फुल फॉर्म बता दिए थे। बी बायोलॉजिकल था ना, बायोलॉजिकल बायोमेडिकल वेस्ट, यही ना था इसका फुल फॉर्म, बायोमेडिकल वेस्ट। जो मतलब कि मेडिकल जो अपशिष्ट होते हैं उसके बारे में कह रहा है कि उसको सेग्रीगेशन से, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग करना। तो सही अर्थ मतलब कि वो तो हम बता ही दिए तो इसका आंसर ही मिल गया। मतलब कि जो बायो मेडिकल वेस्ट में सेग्रीगेशन का सही तरीका क्या है, तो उसको अलग अलग करना उसका सही तरीका है। क्या करना, उसको अलग अलग करना। कुछ उसमें लैंड फिलिंग के जरिए रहता है निपटाने वाला, कुछ शार्प वाला रहता है, कुछ आपको उसमें जलाने वाले रहते हैं, इसलिए उसको सेग्रीगेशन किया जाता है, अलग अलग किए जाने चाहिए जो बायोमेडिकल वेस्टेज होती है उसको। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे होंगे ना जिसको जला नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको जलाया जाता है। चलिए सीता का भी था। कुछ ऐसे होते हैं मेडिकल वेस्ट जिसको मतलब कि मिट्टी में लाइन फिलिंग किए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि उसको कैसे सेग्रीगेशन किया जाता है, अलग अलग करना चाहिए उसको। कौन सा कचरा पुनः चक्रण रिसाइक्लिंग किया जाता है, ये भी हमने आपको डिटेल में बता दिए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, एएनएम के एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। हर एक शिफ्ट में आपको एक से दो क्वेश्चन आपको मतलब कि निपटाने जो होते हैं, निपटारा होते हैं, उससे पूछा जाता है कि किसको किस तरीके से निपटाया जाता है। कौन से कचरा को पुनः चक्रण मतलब रिसाइकलिंग के योग्य है। क्या मानव का उत्तक, मानव के उत्तक को रिसाइकल करके क्या करिएगा, प्लास्टिक ट्यूब को रिसाइकल, सुई को, या संक्रमित खून को रिसाइकल किया जाता है। तो आप सबको हमने बताए थे कि जैसे कि प्लास्टिक ट्यूब हो गया, इन सबको रिसाइकलिंग कर लीजिए, उसको कुर्सी बना लीजिए, कुछ और बना लीजिए, तो प्लास्टिक चीज़ों को रिसाइकल किया जाता है। चलिए एमडी आर्यन का भी बी था, मैक्सिमम स्टूडेंटों ने सीता का भी बी था। और रामानु, प्रीति, अंशिका, सोनी, सोनिया, परवीन, पूजा, सबका निडिल डिस्ट्रॉय का प्रयोग। हमने निडिल के बारे में आपको सभी निडिल के बारे में बता चुके हैं, जो वेन में दिया जाता है, जो मांस में दिए जाते हैं, वोन में दिए जाते हैं, सारे टाइप्स के निडिल हमने आपको बता रखे हैं। और जो सब स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो सबको तो नया से फिर से क्लास मिलेंगे नए बैच में, तो उसको तो कोई दिक्कत होंगे नहीं। और जो सब शुरू से पढ़ रहे हैं उन सबको हमने बता रखे हैं। निडिल डिस्ट्रॉय का उपयोग किस श्रेणी में होता है, पीला, लाल, नीला या काले। तो निडिल शार्प वाला था, और शार्प वाले के लिए जिक्र किया गया था, ये भी मत कहिएगा कि सर ये नहीं समझे हैं, वहाँ पर जिक्र था। तो उसको नीला या सफ़ेद भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, सबका आंसर सही था। इनके गुड़िया, कंचन, मधु, सोनिया, उसके बाद सीता, सबका लगभग सी आंसर था। गायत्री, रामानु, सुशीला, पूजा, खुशबू, एनके, अर्पिता, सीता, पायल, उसके बाद रेणु, नूतन, निर्मला कुमारी। चलिए निर्मला अभी पीछे हैं।
चलिए सबका लगभग इसका सी आंसर आ रहा था, बिल्कुल सही था आपका सी। निडिल किस में आ जाएगा, तो शार्प वाले में आ जाएगा। डीप व्योरल का उपयोग किन परिस्थिति में किया जाता है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण या कम संस्थान वाले क्षेत्र में, केवल लाइव में या केवल आईसीयू में। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो आपको ग्रामीण एवं कम संसाधन वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप लोग आंसर बी कर ही रहे थे, बी सबका आंसर सही आ रहा है। BMW सब तो जानते हैं ना, अभी हमने इसके फुल फॉर्म बता भी दिए थे कि बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, अभी जस्ट हमने इस पर चर्चा भी किए थे, इसका फुल फॉर्म भी हमने आपको अभी जस्ट बताए थे। क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट, इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, क्या इसको डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सेग्रीगेशन एट सोर्स, या रिसाइकलिंग करना। चलिए ऋषंक का, मधु का, गायत्री का, MD आर्यन का सी है, राज का सी है, सीता का सी है, सीता दो है, सीता कुमारी और सीता KUM दो करके है। चलिए दोनों का सी है, अर्पिता का, संजना का, कंचन, पूजा, उसके बाद सुमन रॉय अभी पीछे है, नूतन भी पीछे है, बेबी का सी है, अमृत, सुमित्रा कुमारी का भी सी है, संदीप, रूबी, रेणु, रामानु, अनु का भी है, पूनम का सी है। चलिए मैक्सिमम सी बता रहे, सी बिल्कुल सही है। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको सेग्रीगेशन एट सोर्स, मतलब कि जिस तरीके से उसको अगर किसी माध्यम से किसी सोर्स से उसको अगर सेग्रीगेट किया जा सकता है तो उसको सेग्रीगेट करके फिर उसको निपटाना अच्छा माना जाता है। उस वेस्ट को उस तरीके से मतलब कि रखे जाते हैं, ना कि डिस्पोजल के जरिए या ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन करके क्या ही करिए, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर क्या, वो तो मतलब कि जैसे क्या मान के चलिए कोई डोमेस्टिक वेस्ट होता है तो उसको मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, मान के चलिए एक जगह से ले जाकर जहाँ पर मतलब कि ग्रामीण एरिया से अलग कहीं मतलब कि है या गड्ढा या कुछ मतलब कि ऐसे नदी उस मतलब कि गड्ढा सबके पास वहाँ पर दिए जाते हैं। तो वो सब तो हो गया, छिलका सब हो गया, उस टाइप से मतलब उसको ट्रांसपोर्टेट किया जाता है। रिसाइकल तो प्लास्टिक वाले को किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको सेग्रीगेशन एट द सोर्स करना चाहिए, यही चरण उसमें अपनाए जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन सर आप एप्लीकेशन पर भी तो क्लास होता है, ये सारे क्लास तो एप्लीकेशन पे चला ही जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लाइव क्लास का भी, तो वो और थोड़ा सा वैकेंसी के नोटिफिकेशन का भी वेट कर रहे हैं, और होगा तो शुरू मतलब कि वहाँ पर भी सारी चीज़ें होंगी, और वहाँ पर जो क्लासेज होंगे तो वो मतलब कि फुल एंड फाइनल क्लासेज होंगे, जो सिलेक्शन वाले क्लास है वही होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन का क्लासेज होंगे वहाँ पर। अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आने दीजिए। चलिए निम्न में से कौन सा, क्या बोल रहे हैं, करें कि निम्न में से कौन सा इन्फेक्टस वेस्ट है, जैसे कि एक्सपायरी वाले ड्रग को बोला जाता है, या बॉडी जो फ्लूइड कॉन्टामिनेटेड मटेरियल होते हैं उसको बोला जाता है, जो मतलब कि बॉडी फ्लूइड कॉन्टामिनेटेड जो शरीर से जैसे पसीना सब हुआ है वो सब मतलब क्या है बाहर निकलते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं, या ग्लास या मेटल। तो ये जो आपका हो जाएगा इस टाइप के वेस्ट को, जो इन्फेक्टस जो वेस्ट होते हैं वो किनको बोले जाते हैं, तो ये आपको बॉडी फ्लूइड जो कंटामिनेटेड मटेरियल होता है उन्हीं को बोले जाते हैं। आप शरीर से देखते होंगे निकालते हैं तो उन्हीं को ये बोले जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों का सही है इनके। क्या बोल रहे हैं एनके सिंह, नहीं समझा आपकी बात। अच्छा नंबर के लिए बोल रहे हैं, तो नंबर तो कितनी बार दिए हैं ना, इस नंबर पर 70 50 87 29 96, इस नंबर पे तो कॉल करना, व्हाट्सअप करके सारी जानकारी ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलिए रेड कैटेगरी वेस्ट के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ ये भी दे दिया गया था, तो ऑटोक्लेविंग किसके लिए था ये भी दिए गए थे। तो रेड कैटेगरी के लिए पूछा गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंसिनरेशन हो जाएगा। इंसिनरेशन तो आप देखे थे मानव से जो त्या मतलब निकलने वाले वेस्टेज होते हैं उसके लिए थे, तो उसके लिए रेड तो कलर डिफाइंड नहीं था, तो उस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है इंसिनरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा।
अब यहाँ से क्वेश्चन तो आपको और भी दिक्कतें नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन होने जा रहे हैं वो डिजीज संबंधित है। कह रहे कि डिप्थेरिया में ग्रे मेम्ब्रेन का कारण है। अभी हमने आपको बताए थे कि डिप्थेरिया रोग में ग्रे मेम्ब्रेन बनते हैं, लेकिन वो किस कारण से बनते हैं ये यहाँ पर पूछ रहा है, और बीटीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आप सबके लिए। तो बताइए कि डिप्थेरिया जो रोग है उसमें ग्रे मेम्ब्रेन का कारण क्या है? क्या वायरस ग्रोथ है, या डेड टिश्यू जो होते हैं वो प्लस बैक्टीरिया जिम्मेदार है, या फंगल इन्फेक्शन था, या ब्लड क्लोट था? तो 109 है ना। वैसे सभी स्टूडेंट बी बता रहे हैं। वहां पे हमने आपको बताए थे कि डिप्थेरिया के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, तो चाहे उसमें आपको बैक्टीरिया आपको इसी ठो में देखने को मिल रहा है, वायरस तो इसके लिए जिम्मेदार था ही नहीं, नहीं ना था, फंगल भी नहीं था, ब्लड क्लोट भी नहीं था, तो उसके लिए तो बैक्टीरिया ही जिम्मेदार थे। तो डेड टिश्यू प्लस बैक्टीरिया ही हो जाएंगे। इसी के कारण से डिप्थेरिया में ग्रे मेम्ब्रेन बनते हैं। और थ्योरी देखिए, जो थ्योरी बनाए उसी से, मतलब अगर आपको थ्योरी क्लियर था तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये नहीं है कि कहीं पर भी मिल जाएगा किसी एग्जाम में, या कहीं पर भी मिल जाएगा। वो आपको क्या होगा, तो मतलब कि इस तरीके से रिलेट करके आपको बनाने होंगे। और हमने वहां पर बताए थे कि डिप्थीरिया के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है, और उस बैक्टीरिया का नाम भी बताए थे। यहाँ पर ग्रे मेम्ब्रेन के पूछा है, तो कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द, मतलब आपके थ्योरी जो बताए उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यही फायदा होता है आपको थ्योरी पढ़ने का और कंसेप्ट क्लियर होने का। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। डिप्थेरिया टॉक्सिन मुख्यतः किस अंगों को प्रभावित करता है? क्या ये किडनी, लीवर, हार्ट या स्किन? तो ये किसको डिप्थीरिया प्रभावित करता है? तो ये हार्ट को, वहां पर दिया गया था। हमने थ्योरी वाले पॉइंट्स में जिक्र किए थे, अभी जस्ट बताए थे कि दो चीजों को प्रभावित करता था, उसमें हार्ट भी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और सी मैक्सिमम स्टूडेंटों का आंसर भी आ रहे थे। और डिप्थेरिया बच्चों को ज्यादा परेशान करते हैं, ये भी बताए थे, उसका लक्षण भी बताए थे। चलिए, सीता का भी सी था, साइविका, निशा का, रेणुका, गुड्डी का, संजना, शोभा, शबनम, डिम्पल, पूजा, गायत्री, सुशीला कुमारी, चलिए, कंचन, खुशी, एनके सिंह, चलिए सभी का बी था, इसका भी बी ही आ रहा है। डिप्थेरिया में सांस लेने में कठिनाइयां का कारण क्या है? मेम्ब्रेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, फेफड़ा में पानी, ब्लड का लॉस होना, या एलर्जी? तो क्या कारण है कि डिप्थेरिया, हमने आपको बताए थे ना कि डिप्थेरिया में मतलब कि सांस लेने में कठिनाई होती है। तो क्यों होता है? क्योंकि मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन डेवलप है उस मेम्ब्रेन के लिए ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाता है। जो मेम्ब्रेन है, अगर वो रुकावट उसमें आ जाएंगे, वैसे भी आपको ऑप्शन से ही क्लियर था, अगर मेम्ब्रेन जो है उसमें अगर रुकावट आएंगे तो अब इसलिए है कि वहां पर सांस लेने में दिक्कतें आएंगे, कठिनाइयां आएंगे। तो बी आप लोगों का बिल्कुल सही था। डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इनके इंक्यूबेशन मतलब कि पीरियड कितना होता है, मतलब ये कितने समय तक ये एक्टिव रहते हैं, उसके बाद कब बचाव होते हैं। तो इनके डिप्थेरिया की हम बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है वो आपका 2 से, नहीं बी कैसे होंगे, सभी का आंसर गलत है। बी सी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ए हो जाएगा। 2 से 3 दिन का हो जाएगा, रूपम का सही है, बाकी सभी का गलत है, कंचन का भी सही था, 2 से 3 दिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिप्थेरिया वायरल डिजीज है, यह त्वचा को प्रभावित करता है, यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? बहुत ही आसान है, देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन आसान ही है। 13 का कोई भी आंसर अभी तक नहीं किया है। पूजा का ए आया है, निशा का सी आया है, संजीव का सी है, और उसके बाद निक्की 8 नंबर तो है ही नहीं। रूपम का भी सी है, पायल का सी है, सुशीला का ए,
अनुप्रिया का भी ए है, मनीषा भारती का ए है, प्रताप चौधरी गुप्ता का सी है। चलिए, और भी सुमन रॉय का ए है, गायत्री का सी है, रेणु का सी है। सबका अलग अलग भी आ रहे हैं, बहुत सारे का सही है, बहुत सारे का गलत है। तो हमने आपको वहां पर बताए थे ना कि डिप्थीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब कि खांसी छींक से ये फाइल, छींक या मतलब कि जो खांसी तो उनके जरिए मतलब कि छींकते हैं ना, उस तरीके से ये क्या होते हैं, फैलते हैं। ये तो हमने आपको बताई ही थी, तो गलती कैसे हो रहा है? वायरल डिजीज तो है ही नहीं, ये वायरल डिजीज बताए थे, ये बैक्टीरियल डिजीज है। त्वचा को प्रभावित था ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही था, और मैक्सिमम स्टूडेंटों ने गलत किए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट का सही भी था। ऐसे नहीं कह रहे कि सब गलत किए थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलत किए थे, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने बता रखे थे। चलिए, ज्योति कुमारी आपका भी सी था, बैक्टीरियल होता है, बिल्कुल सही। डीपीटी वैक्सीन का पहला डोज कब दिया जाता है? इसके लिए परेशान हो रहे थे आप लोग। क्वेश्चन था, अगर वहीं पे बता देते तो आपको क्वेश्चन के लिए कोई महत्व ही नहीं रहता इस क्वेश्चन का। इसके लिए परेशान हो रहे थे क्या? तो डीपीटी वैक्सीन, तभी से यही कमेंट कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट। हीना सिम क्या नाम है, सिम बी है। चलिए, संदीप राज, एन के रिशंक, तो देखिए 6 सप्ताह या 1 से 1.5 माह, तो ये मतलब कि डिफिनेटिव वैक्सीन, और वहां पर भी जिक्र किया गया था, और यहाँ पर भी दिए गए हैं। अब तो दिक्कत नहीं है, तभी से आप लोग बहुत इसके बारे में पूछ रहे थे क्या। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर था, जो भी स्टूडेंट बी कर रहे थे बिल्कुल सही थे। कह रहे कि डिप्थेरिया में फेटल कॉम्प्लिकेशन, जो फेटल कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? डायरिया, मायोकार्डिटिस, स्किन रस, या जॉइंट पेन। तो डिप्थेरिया में जो फेटल कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो आपका मायोकार्डिटिस होते हैं। क्या होता है? मायोकार्डिटिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और सभी स्टूडेंटों ने बी आंसर किए भी है। पर्ट्यूसिस में वूपिंग साउंड किस कारण आता है? पर्ट्यूसिस में हमने आपको बताए थे कि वूपिंग साउंड आते हैं, उसके बारे में बताए भी थे, और भी कि उसको एक नाम भी दिए जाते हैं वूपिंग से रिलेटेड, वो भी हमने आपको बताए थे। पर्ट्यूसिस काली खांसी की बात कर रहा है, कुकुर खांसी था क्या? क्या था? वूपिंग साउंड बोलते थे ना, वूपिंग कॉज दिया गया था ना, कहाँ गया? पर्ट्यूसिस तो बताए हुए हैं। कुकुर खांसी जो होता है, जिसको वूपिंग कॉज भी कहते हैं। चलिए, इसी से था, ये सर्दी जुकाम जैसी लक्षण आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? चलिए, ये था ना। तो पर्ट्यूसिस में जो कुकुर खांसी होती है, उसमें वूपिंग साउंड किस कारण आता है? नाक बंद होने के कारण, तेजी से सांस छींकना, या फेफड़े में पानी, या गले में दर्द के कारण। तो बताइए, पर्ट्यूसिस में जो वूपिंग साउंड है वो किस कारण से आते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही आंसर कर रहे हैं, सर तेजी से सांस खींचने के कारण, क्योंकि उसमें सांस लेने में दिक्कतें आती है, जिस कारण से तेजी से सांस खींचने का प्रयास करते हैं, और इस कारण से वूपिंग साउंड सुनने को आप लोग को मिलते होंगे। ठीक है, तो सही है, दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए क्या। पर्ट्यूसिस का सबसे संक्रमण चरण कौन सा है? रिकवरी स्टेज, जो सबसे संक्रामक चरण है वो पूछा है। तो पर्ट्यूसिस जो काली खांसी होती है, कुकुर खांसी है ना, कुकुर खांसी, इसका अगर हम बात कर ले, सबसे जो संक्रामक फेज होता है, कैटेरहल स्टेज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही था, और बहुत सारे स्टूडेंटों का बी आंसर हमें देखने को मिल भी रहे थे, तो बी आप लोग का बिल्कुल सही था। पर्ट्यूसिस में खांसी का दौरा किससे खत्म होता है? बुखार, उल्टी, नींद, या दर्द?
जो खांसी का दौरा आता है पर्ट्यूसिस में, जो कुकुर खांसी में खांसी का जो दौरा आता है वो किससे खत्म होता है? क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछने का प्रयास किया है। तो ये किससे खत्म होते हैं? तो ये उल्टी के साथ खत्म होता है। किससे? तो उल्टी के साथ खत्म होते हैं। और बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है। सर नींद नहीं है, नींद तो आ ही रहा है, लेकिन क्लास है ना तो सो तो अभी नहीं सकते हैं कुछ। चलिए, कह रहा है कि पर्ट्यूसिस इंक्यूबेशन जो होती है उसका पीरियड क्या है? पर्ट्यूसिस, अच्छा अभी किसका देखे थे? अभी डिप्थेरिया का देखे थे। अब आपको पर्ट्यूसिस के बारे में पूछ रहा है। हाँ हो ही गया, कुछ और बहुत क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन और होंगे। इसका आंसर करिए, कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए अब नहीं लगेगा, नहीं कल पर्ट्यूसिस का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड वहां पर दिया भी गया था। तो ये कितना होता है? तो ये आपका 7 से 10 दिन होता है। कितना होता है? तो 7 से 10 दिन होते हैं। जो इंग्लिश वर्ड और दिक्कतें आ रही हैं तो ऊपर थ्योरी में सबका हिंदी दिया गया है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स आपको मिल जाएगा, आज वाला भी और कल वाला भी एक साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ से एक बार रिवाइज, जब थ्योरी के साथ क्लासेज होते हैं ना तो उसको एक बार रिवाइज करना तो बनता है, तभी आपके दिमाग में आएंगे और आप एग्जाम तक उसको कैरी कर सकते हैं। और चलिए, सीता का भी सही था, बिल्कुल सही था। शोभा का, गायत्री का बिल्कुल सही था सबका। पर्ट्यूसिस में मुख्य जोखिम समूह कौन सा है? तो हमने आपको वहां पर बताए थे कि पर्ट्यूसिस सबसे ज्यादा बच्चों को संक्रमित करता है। किसको करता है? तो ये सबसे ज्यादा सत्यवीर का भी था। चलिए, रामानु का, सबनम का, एमडी का, एमडी आर्यन का, उसके बाद प्रताप चौधरी का, अर्पिता का, राज, पूजा, निशा, राकेश, रूपम, अंशिका, सबका लगभग बी था। बी बिल्कुल सही था। डीपीटी वैक्सीन में शामिल नहीं है। देखिए, ये ट्रिपल वैक्सीन है, तीनों का नाम बता दिए थे। डी से डिप्थेरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टेटनस। तो ट्यूबरकुलोसिस तो होंगे नहीं, ये तो टीबी की बात कर रहा है। टीबी इसमें नहीं ना शामिल है। ट्यूबरकुलोसिस आप लोग समझते हैं ना। अब तो बहुत बार बता दिया। अब तो कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कोई ऑप्शन, कोई क्वेश्चन, तो अब आप लोग उसके लिए मास्टर हो गए हैं। सब चीज़ समझने लगिएगा धीरे धीरे, जैसे पूरा हो जाएगा आधे चीज़। अब आप लोग देखिए, अब यहाँ पर आया ट्यूबरकुलोसिस तो आप लोगों को पता चल गया ये तो टीबी वाले बात कर रहा है, टीबी से इससे रिलेटेड है ही नहीं। तो बिल्कुल सही था आप लोगों का। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, यही 3 वैक्सीन, मतलब कि ये ट्रिपल वैक्सीन, यही तीनों इसमें शामिल है। बायोमेडिकल वेस्ट जो होती है, BMW, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग में PPE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य, PPE जो पहनते हैं उसका क्या है? संक्रमण से सुरक्षा हो के लिए। किसके लिए पहनते हैं? तो संक्रमण से सुरक्षा के लिए। ये तो मतलब कि आपको पता होगा ना, जैसे कोरोना काल में भी आप लोग देखते होंगे कि पहनते थे। कह रहे कि डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस दोनों में कॉमन ट्रांसमिशन क्या है? मतलब कि ट्रांसमिशन फैलने का या ले जाने का कह सकते हैं, फैलने का ही समझ लीजिए। तो उसके लिए कॉमन क्या है इसमें? क्या वाटर दोनों के लिए कॉमन है? फ्लड और ड्रॉपलेट, वैक्टर वाहक जनित। वैक्टर मतलब वाहक जनित, वाटर मतलब पानी, फ्लड मतलब बाढ़, ड्रॉपलेट मतलब आप लोग को पता है, हमने बता रखे हैं। तो गलत किसी का होना नहीं चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंटों का सी आ रहा है, कुछ स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्होंने गलत किए हैं, बी किए हैं। बी बिल्कुल नहीं होगा, फ्लड होगा नहीं, ड्रॉपलेट होंगे, जो पानी का बूंद जैसे होता है ना, वाटर भी नहीं होगा। ड्रॉपलेट जो छींक वाले सब होते हैं, छींक से निकलता है ना। तो डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस का दोनों का जो कॉमन ट्रांसमिशन है यही है। क्या है? कॉमन। दोनों में आपने आपको बताए थे कि इसके संक्रमण फैलने का कारण छींक भी है, जिक्र किए थे ना। तो वही चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरीके से क्वेश्चन बनाए पूछेगा BTSC। जो थ्योरी नहीं पढ़े रहेगा, इतना डीपली नहीं पढ़े रहेगा, एग्जाम में वो गलत करेगा, यकीन मानिए। अगर आप लोग भी मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करिएगा तो उस टाइम तक भूल जाइएगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हार्ड है, अभी आसान लग रहा है, अभी बताए हुए हैं ना थ्योरी, तो इसीलिए अभी आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, इनकॉरेक्ट मैच करें, गलत वाले को पहचान करें। पर्ट्यूसिस को क्या वूपिंग कॉज कहते थे? डिप्थेरिया में ग्रे मेम्ब्रेन बनते थे, जो
बायोमेडिकल वेस्ट थे उसको रिसाइकलिंग किए जा सकते थे। रेड वेस्ट को प्लास्टिक, ये तो बिल्कुल सही था। देखिए पर्ट्योसिस को वूपिंग कॉज, बिल्कुल सही है। आंसर कर रहे हैं क्या? कंचन का डी आ रहा है। दो कंचन है, कंचन कुमारी का डी है, कंचन यादव का सी है, अंशिका का सी है, और नहीं बता रहे हैं शबनम का। शबनम है क्या? ए है, डिम्पल का बी है, मनीषा का ए है, प्रजापति का सी है, कंचन का ए है, राकेश रंजन का सी है, रेनू का बी है। सबका अलग अलग आ रहा है, जो कि गलती नहीं होना चाहिए। आप ही लोग बताइए सभी आंसर कैसे होंगे? होगा तो कोई एक ही ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत ही हो रहा है, कुछ ही स्टूडेंट सही किए हैं, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत ही किए हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, रेड वेस्ट जो थे वो प्लास्टिक के लिए था, बिल्कुल सही, हमने बताए हैं, थ्योरी में देख लीजिएगा। पर्ट्यूसिस को वूपिंग कॉज कहते, बिल्कुल ये भी सही है। डिप्थीरिया में ग्रे मेम्ब्रेन बनते थे, ये भी सही है। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट जो थे उसके लिए रिसाइकलिंग थोड़ी नहीं थे, रिसाइकलिंग तो प्लास्टिक इन सब के लिए थे, इसके लिए इंसिविएशन थे ना, तो रिसाइकलिंग तो इसके लिए थे ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला पॉइंट ही दिया गया था, जो चार्ट थे उसमें पहला पॉइंट ही दिया गया था। जिसको गलतियां हुए हैं उस चार्ट को एक दो बार पढ़िएगा, आपको सही हो जाएगा। नहीं होगा तो हम कलर वाला चार्ट भी भेज देंगे आपको। बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का पालन न करने से सबसे बड़ा खतरा क्या चीज का रहा था? आर्थिक नुकसान, इन्फेक्शन स्प्रेडिंग का, मतलब फैलने का इन्फेक्शन, पानी की कमी का, या स्टाफ कम होने का। तो अगर बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसके नियमों के पालन न करने से सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आप सबके लिए होमवर्क हुआ। हाँ बिल्कुल सही श्वेता, क्लास के कुछ समय बाद, 1 से 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटा के बाद आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, और थ्योरी आज का भी ये नोट्स मिल जाएगा, कल वाला भी मिल जाएगा, ठीक ना। और जो सब भी स्टूडेंट अभी तक भी नहीं ज्वाइन किए हैं, कल आप लोगों का 10 बजे टेस्ट होंगे, सीबीटी टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। और सभी स्टूडेंट तैयार रहिएगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा पीछे से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कल, पीछे वाले सब भी अच्छा से रिवाइज करिएगा, और कल के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करिएगा। सीबीटी टेस्ट 3rd होने जा रहे हैं कल। जो भी स्टूडेंट सब नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके कल 10 बजे तक, या कल पूरे दिन, वैसे तो कल तो टेस्ट दे ही सकते हैं ना, तो ज्वाइन करके आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर टेस्ट दीजिएगा, अपने आप को परखिए किस तरीके से क्वेश्चन सर फ्रेम कर रहे हैं, कहाँ मेरा गलतियाँ हो रहे हैं, कहाँ पे हमको समय देना है, इन सब चीज़ को सुधारिए, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। सही मायने में पढ़ने का यही तरीका है। आगे की जो भी क्लासेज है, जो भी नोट्स है, वो आपको मिलते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग इस नंबर पर, जो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो सब अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।